अध्याय 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसकी विरासत। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य कई संगठनों का इसमें उल्लेखनीय योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई, तथापि इसके गम का संबंध 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्यरत तत्वों से किया जा सकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 का प्रभाव। इस संग्राम में भारत के विभिन्न भागों के शासक, सैनिक तथा नेता सर्वप्रथम एक दूसरे के संपर्क में आए। यद्यपि साधनों, समन्वय और समुचित योजना के अभाव के कारण ये संग्राम अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा, तथापि इसके कारण समूचे भारत में एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन तथा मैडम ब्लावत्स्की और ऑलकॉट द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब भारतीय जनता अपने स्वर्णिम इतिहास पर गर्व का अनुभव करने लगी तथा भविष्य में पुनरुत्थान के प्रति उत्सुक हो गई। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। यद्यपि ब्रिटिश शासन भारतीय जनमानस के प्रति उदासीन था, तथापि यह छद्म रूप में एक वरदान सिद्ध हुआ। इसने देश भर में रेलगाड़ियों तथा तारघरों का जो जाल फैलाया, उसके कारण भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मन में ऐक्य की भावना का उदय एवं विकास हुआ। पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के कारण भारतीय जनता पाश्चात्य चिंतकों के दर्शन के संपर्क में आई, जिनमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया था। आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश शासन की नीति आर्थिक शोषण पर आधारित थी। वह यहाँ के कच्चे माल को अत्यंत सस्ती कीमत पर खरीदकर ब्रिटिश उद्योग की पूर्ति के लिए इंग्लैंड भेजता था। ब्रिटिश उद्योग के तैयार माल को यहाँ महंगे दामों पर बेचा जाता था। यहाँ के कुटीर उद्योगों को हतोत्साहित किया जाता था तथा भारतीय बाजारों को इंग्लैंड के तैयार माल से पाट दिया जाता था। निर्दयी कृषि नीति। ब्रिटिश शासन भारत के गरीब किसानों से भारी मालगुजारी वसूल करते थे, जो अधिकांशतः प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर रहते थे। इसके कारण भारतीय किसानों के मन में ब्रिटिश शासकों के प्रति अत्यधिक रोष था। भीषण अकाल। 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में भारत में 7 अकाल पड़े, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मृत्यु के ग्रास बने तथा दूसरे अर्धभाग में 20 अकाल पड़े, जिनमें लगभग 2 करोड़ लोग काल के ग्रास हो गए। ब्रिटिश शासन ने पीड़ित लोगों की पर्याप्त सहायता नहीं की। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की भूमिका। जब भारतीय जनता ने ये देखा कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र भारतीयों के प्रति प्रतिकूल रुख रखते हैं, तो उन्होंने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करने प्रारंभ कर दिए। ये समाचार पत्र ब्रिटिश शासन की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप शासन ने भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम निर्मित किया, जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। इसके कारण भारत तथा इंग्लैंड दोनों देशों में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप उस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। किंतु ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के और उपाय खोज निकाले। लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दमनकारी कार्य। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ऐसे अनेक कार्य किए गए, जिनसे भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति कटुता उत्पन्न हो गई। जहां एक और 1876 में देश में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोग काल के ग्रास हो गए, वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय साम्राज्य की उधि धारण करने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया, जिसमें भारतीय कोष से लाखों रुपए खर्च हुए। इन सब घटनाओं के साथ ही लॉर्ड लिटन ने भारत को अफगान युद्ध में झोंक दिया, जिसमें जन और धन की भारी क्षति हुई। इसी प्रकार भारतीयों को बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण करने पर भारी जुर्माना देना पड़ता था, परंतु यूरोपीय लोगों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ये भारतीय जनता का अपमान था। इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। उस समय प्रचलित विधि के अनुसार भारतीय मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह किसी यूरोपीय व्यक्ति के खिलाफ किसी मुकदमे की सुनवाई कर उसे दंडित कर सके। इल्बर्ट विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना था। यूरोपीय समुदाय के लोगों ने इस विधेयक के विरुद्ध ऐसा उग्र आंदोलन चलाया कि अंततोगत्वा सरकार को इसे वापस लेना पड़ा।
इसका प्रभाव भारतीयों पर दो प्रकार से पड़ा। एक तो वे समझ गए कि उन्हें ब्रिटिश शासन से न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए तथा दूसरे वे ये भी समझ गए कि अपने कष्टों के निवारण के लिए आंदोलन का ही अवलंबन लेना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति अत्यधिक असंतोष व्याप्त था। कुछ पर्यवेक्षकों की यह धारणा थी कि इस असंतोष को यदि समय से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह 1857 की भांति एक दूसरे विस्फोट का रूप ले लेगा। उनकी यह धारणा थी कि भारत में भी ब्रिटेन के विरोध पक्ष की भांति कोई एक ऐसा पक्ष होना चाहिए जो असंतोष की इस आग का शमन कर सके। ह्यूम इसी विचारधारा से संबद्ध था। वह सोचता था कि यदि भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ वर्ष में एक बार सामाजिक विषयों पर विचारार्थ एक मंच पर एकत्रित हो सके तो ये देश के लिए बहुत लाभदायक होगा। उसने इस विषय पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से बातचीत की, जिन्होंने उसे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। तदनुसार 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने की। इस बैठक में निश्चय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए और इसकी प्रथम बैठक में ही विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारों से संबंधित प्रस्ताव पास किए जाएं। यद्यपि ह्यूम चाहता था कि कांग्रेस अपने आप को केवल सामाजिक सुधारों तक ही सीमित रखे, तथापि कांग्रेस ने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों पर भी जोर दिया। इस प्रकार 1885 में एक सुसंगठित राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत नींव रख दी गई। उग्रवादी आंदोलन। 1885 से 1918 तक भारत में जिन नीतियों का अनुसरण किया गया उन्हें उदारवादी नीतियों के नाम से संबोधित किया जाता है। कांग्रेस के कुछ सदस्य इन नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और वे इन्हें कुछ आक्रामक रूप देना चाहते थे। अपने इसी आक्रामक रुख के कारण उन्हें उग्रवादी कहा जाता था। उदारवादियों व उग्रवादियों में अंतर। उदारवादियों को ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता में विश्वास था, किंतु ब्रिटिश जनता भारतीयों की दयनीय स्थिति से परिचित नहीं है। यदि ब्रिटिश जनता को यहाँ की स्थिति का भान हो जाए तो उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए वे याचना पत्रों, प्रार्थना पत्रों, शिष्टमंडलों तथा समाचार पत्रों में लेखादि का सहारा लेना चाहते थे। इसके विपरीत उग्रवादियों का यह मत था कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर शासन करता है तो वह शासितों के हित में नहीं वरन शासकों के हित में कार्य करता है। उनके मतानुसार विदेशी शासन का आधार शोषण होता है। अतः वे जुलूस, विरोध सभाओं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, हड़तालों, धरनों, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा स्वराज्य की मांग के माध्यम से अपनी मांगें मनवाने की नीति में विश्वास करते थे। उदारवादियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले करते थे, जबकि उग्रवादियों के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। इन दोनों के दृष्टिकोणों के अंतर से उदारवादियों और उग्रवादियों के अंतर को स्पष्टतया समझा जा सकता है। पट्टाभी सीतारमैया के मतानुसार गोखले वर्तमान परिस्थिति में ही सुधार करना चाहते थे, जबकि तिलक उनकी पुनर्रचना करना चाहते थे। गोखले नौकरशाही के साथ कार्य करना आवश्यक समझते थे, जबकि तिलक उनसे संघर्ष आवश्यक मानते थे। एक और गोखले जहां तक संभव हो वहां सहयोग, किंतु जहां विरोध आवश्यक हो वहां विरोध करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर तिलक अड़ंगे की नीति अपनाना चाहते थे। जहां गोखले का आदर्श प्यार और सेवा था, वहीं तिलक का आदर्श सेवा और कष्ट सहना था। जहां गोखले अपने उपायों द्वारा विदेशी का मन जीतना चाहते थे, वहीं तिलक उनको पदच्युत करना चाहते थे। जहां गोखले का उद्देश्य स्वशासन था, जिसकी प्राप्ति के लिए वे अंग्रेजों द्वारा निर्धारित समर्थता अर्जित करना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर तिलक का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति था, जिसे वे जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और उसकी प्राप्ति के लिए वे किसी भी विदेशी अड़ंगे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जहां गोखले अपने युग की एक हस्ती थे, वहीं तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। उग्रवादी आंदोलन के उदय एवं विकास के कारण। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उग्रवादी आंदोलन के उदय एवं विकास के कुछ कारण इस प्रकार हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से उत्पन्न असंतोष। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए वे अपर्याप्त एवं असंतोषजनक थे। परिषदों में शासन द्वारा मनोनीत सदस्यों का आधिपत्य था, जो शासकीय अत्याचारों का यदाकदा ही विरोध करते थे। निर्वाचित सदस्य भी निहित हितों द्वारा निर्वाचित होने के कारण अप्रभावशाली ही रहते थे। हिंदुत्व का पुनरुत्थान। तीनों उग्रवादियों बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने हिंदुत्व के पुनरुत्थान की प्रेरणा दी। महाराष्ट्र में तिलक ने गणेश पूजा का प्रारंभ किया तथा एक पखवाड़े तक गणेशोत्सव मनाने की योजना बनाई, जिसमें धार्मिक पूजा की ओट में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत भाषण और वाद विवाद आयोजित होते थे।
इसी प्रकार बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा प्रारंभ की तथा एक पखवाड़े तक दुर्गोत्सव मनाने की योजना बनाई, जिसमें धर्म की ओट में ऐसे वाद विवाद तथा भाषण आयोजित किए जाते थे जिनसे जनता, विशेषकर नौजवानों के मन में राष्ट्रीयता की भावना भर जाती थी। इन सब गतिविधियों के परिणामस्वरूप देश में एक नई जागृति उत्पन्न हुई। आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश शासन ने ऐसी आर्थिक नीतियों का अवलंबन किया कि जिनसे भारत के गरीब लोग दिन प्रतिदिन और अधिक गरीब होते चले गए। दादा भाई नौरोजी तथा रमेश चंद्र दत्त ने अपने लेखों द्वारा ब्रिटिश शासन की शोषण नीति का पर्दाफाश किया। इसके कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष और अधिक भड़का। अकाल। 1896-97 में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिससे भारत के विभिन्न भागों में 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सरकार ने राहत के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके कारण भारतीय जनता के मन में तीव्र क्षोभ उत्पन्न हो गया। प्लेग। जहां एक और अकाल के कारण अनेक लोग मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूना में भीषण प्लेग फैल गया। प्लेग को फैलने से रोकने में सरकार की असफलता के कारण लोग इस सीमा तक क्षुब्ध हो गए कि पूना के कमिश्नर रैन को दामोदर हरि चापेकर नामक एक व्यक्ति ने गोली मार दी। चापेकर को तो फांसी पर लटका ही दिया गया, किंतु साथ ही अनेक निरपराध व्यक्तियों को भीषण यातनाएं दी गई। इसके कारण भारतीय जनमानस में क्षोभ और बढ़ गया। लॉर्ड कर्जन एवं अन्य गवर्नर जनरलों के दमनकारी कार्य। गवर्नर जनरल एल्गिन के शासनकाल में ऐसे कई अप्रिय कार्य किए गए जिनसे जनता बहुत त्रस्त हो गई। उसके शासनकाल में एक बड़ा अकाल पड़ा। जनता की सहायता करने के बजाय उसने सेना के विस्तार तथा दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित करने में बहुत अधिक खर्च किया। एक लेखक के अनुसार जितनी राशि दरबार पर खर्च की गई उससे आधी भी यदि अकाल राहत में खर्च की गई होती तो उससे लाखों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिन्होंने जले पर नमक का कार्य किया। उसके शासनकाल में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सिकेट एक्ट तथा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किए गए, जिनके द्वारा भारतीय जनता की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संबंध में भी अपमानजनक टिप्पणी की। बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बुरी नीयत से बंगाल का विभाजन किया गया। वह बंगभंग के द्वारा एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना चाहता था। इसके विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और जनता ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का निर्णय लिया। उन्होंने आयातित वस्तुओं की होली भी जलाई। सरकार द्वारा उठाए गए दमनकारी कदमों ने जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति क्षोभ में अत्यधिक वृद्धि की। विदेशी घटनाएं। 19वीं शताब्दी के अंतिम कुछ वर्षों में यूरोप में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिनसे भारत के नवयुवकों को भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। 1896 में अबीसिनिया के द्वारा इटली की पराजय तथा 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय। इन दोनों घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपर्युक्त कारणों से कांग्रेस के अंदर एक उग्रवादी गुट का उदय हुआ। ये गुट कांग्रेस की उदारवादी नीति में परिवर्तन चाहता था। इसे एक सीमा तक सफलता भी मिली। उदाहरणार्थ 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगभंग की भर्त्सना की तथा स्वदेश आंदोलन का समर्थन किया, किंतु उदारवादी इससे और आगे नहीं जा सकते थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। उग्रवादियों ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस से बाहर अपना कार्यक्रम चलाया। क्रांतिकारियों की गतिविधियां। देश का नवयुवक वर्ग उग्रवादियों से भी संतुष्ट नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि इन नीतियों से उन्हें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिस्तौल और बम में विश्वास करते थे। अतएव उन्होंने इटली और रूस की गुप्त सभाओं के आधार पर कई सभाएं संगठित की। वे नवयुवकों को भर्ती कर उन्हें शारीरिक व्यायाम की शिक्षा देते तथा शक्ति संप्रदाय की धार्मिक क्रियाओं से परिचित कराते थे। वे सेना के शिविरों से भी संबंध साधते थे तथा सैनिकों के मन में ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध घृणा का भाव भरते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रांतिकारियों को आतंकवादी घोषित कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। उन्हें आतंकवादी केवल इसी अर्थ में कहा गया था कि वे उन अंग्रेज अधिकारियों को आतंकित करते थे जो अत्यधिक दमनकारी कार्य करते थे तथा निरपराध जनता पर भीषण अत्याचार करने के दोषी थे। क्रांतिकारी उसी समय बदले की कार्यवाही करते थे जब कोई उनके राष्ट्रीय गौरव पर चोट करता था अथवा महिलाओं को अपमानित करता था। उनकी गतिविधियां ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए शिक्षा के समान थीं। उनका उद्देश्य अत्युत्तम था। उनकी लोकतंत्र में आस्था थी। वे किसानों और मजदूरों का शासन स्थापित करना चाहते थे तथा सभी प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहते थे।
बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चापेकर बंधु, सावरकर बंधु, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा रास बिहारी घोष के नाम प्रमुख क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। क्रांतिकारियों की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार अत्यधिक भयभीत हो गई और इसका सामना करने के लिए उसने 3 उपायों दमन, सुधार और फूट का सहारा लिया। दमन के द्वारा उसने क्रांतिकारियों पर पाशविक अत्याचार किए। सुधार के अंतर्गत उसने संवैधानिक सुधारों तथा मौले मिंटो सुधार, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम बनाए। फूट के अंतर्गत उसने मुस्लिम लीग की स्थापना करने तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू करने जैसे उपायों का सहारा लिया। मुस्लिम संप्रदायवाद। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसे न केवल सत्ताधीशों का वरदहस्त प्राप्त था अपितु जिस प्रांत में इसके अधिवेशन होते थे वहां के गवर्नर उनकी बैठकों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते थे। किंतु जब कांग्रेस ने राजनैतिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों पर बल देना प्रारंभ कर दिया तो ब्रिटिश अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। वे अब कांग्रेस पर भी नाक भान सिकुड़ने लगे। किंतु अधिकारियों के इस बदलते हुए रुख के बावजूद जनसाधारण में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा। ये देखकर ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को कांग्रेस की गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संबंध में उन्हें सर सैयद अहमद खान और उनके अलीगढ़ आंदोलन से उत्साह प्राप्त हुआ जो मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश शासन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नरत थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश अधिकारी मुस्लिम समुदाय को शक की निगाह से देखते थे। उनकी मान्यता थी कि 1857 का विद्रोह मुख्यतया मुस्लिम समुदाय की देन थी क्योंकि ब्रिटिश शासन ने मुगल शासकों से सत्ता छीनी थी। ब्रिटिश शासकों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने सर सैयद अहमद खान तथा उसके द्वारा स्थापित एंग्लो इंडियन मोहम्मदन कॉलेज अलीगढ़ के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करने की मांग शासन के सम्मुख रखें। तदनुसार आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तत्कालीन गवर्नर जनरल से मिला और उनसे मांग की कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। गवर्नर जनरल का रुख उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति मूलक था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय। गवर्नर जनरल से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमंडल की सफलता ने मुसलमानों के लिए एक अलग से राजनीतिक संगठन बनाने की भावना को प्रोत्साहित किया। तदनुसार 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई जिसके उद्देश्य थे मुसलमानों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव भरना तथा उनके कार्यों से उत्पन्न किसी भी शक की संभावना को समाप्त करना, भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनमें अभिवृद्धि करना और अपनी आवश्यकताओं तथा अभिलाषाओं को विनम्रतापूर्वक शासन के सम्मुख रखना एवं उपर्युक्त उद्देश्यों को हानि पहुँचाए बिना मुसलमानों के मन से अन्य समुदायों के प्रति विद्वेष की भावना को समाप्त करना। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लीग का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस विरोधी तथा ब्रिटिश समर्थक था। यह विधान परिषदों में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व तथा सरकारी नौकरियों में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में थी। मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन। मुस्लिम लीग समूचे मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रही। जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे प्रभावशाली नेता लीग के सांप्रदायिक स्वरूप से सहमत नहीं थे। इन प्रतिष्ठित मुस्लिम नेताओं के कारण लीग को अपने संविधान में संशोधन कर इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों में परिवर्तन करना पड़ा। मुस्लिम लीग अपने कट्टरपंथी स्वरूप को छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा की तरफ झुकने लगी। अब इसने दोनों प्रमुख समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित करने तथा ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लिया। कांग्रेस की ओर लीग के झुकाव का एक दूसरा प्रमुख कारण ये भी था कि प्रथम विश्वयुद्ध में टकी जर्मनी के साथ था, जो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्धरत था। भारतीय मुसलमान टकी के सम्राट को अपना खलीफा अर्थात धर्मगुरु मानते थे, अतः वे ब्रिटेन को एक शत्रु देश मानने लगे थे। इस प्रकार लीग के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। कांग्रेस और लीग दोनों का वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान अर्थात लखनऊ में हुआ और दोनों ने युद्धोपरांत शासकीय सुधारों की एक संयुक्त योजना को स्वीकृति दी, जिसे कांग्रेस लीग योजना अथवा लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। खिलाफत पर मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण। प्रथम विश्व युद्ध में टकी का सुल्तान जर्मनी के साथ था। भारतीय मुसलमानों को ये डर था कि यदि युद्ध में जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों की पराजय हो जाएगी तो टकी का विघटन कर दिया जाएगा। चूंकि टकी का सुल्तान मुसलमानों का खलीफा था,
इसलिए भारतीय मुसलमान युद्ध में ब्रिटेन के विरोधी थे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात मुसलमानों की शंका सत्य सिद्ध हुई। टर्की के साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, जिससे मुसलमानों के मन में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खिलाफत के सवाल पर मुसलमानों के साथ थी और उसने इसे अपने असहयोग आंदोलन का एक अंग बनाया, अतः मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के और अधिक नजदीक आ गया। किंतु ये सहयोग बहुत अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सका। मलाबार जिले में हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने समूचे वातावरण को विषाक्त बना दिया। जब चौरी चौरा में हुई दुर्घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक शक्तियां अधिक सक्रिय हो गई। साइमन कमीशन के प्रति मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष की अवधि के उपरांत अधिनियम के कार्यान्वित स्वरूप की जांच पड़ताल की जाएगी। किंतु सरकार ने निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पूर्व ही एक आयोग, साइमन कमीशन, की नियुक्ति कर दी। चूंकि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना था कि यह भारतीय जनता का अपमान है। अतः उसने निश्चय किया कि आयोग का बहिष्कार किया जाए, किंतु मुस्लिम लीग में इस संबंध में मतभेद थे। एक पक्ष योग से सहयोग करने के पक्ष में था तो दूसरा पक्ष उसके सर्वथा विरुद्ध था। नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें भावी भारतीय राजनैतिक व्यवस्था से संबंधित संविधान का निर्माण करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई। इस समिति की रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, में ये सुझाव दिया गया कि विधानमंडलों में मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, किंतु निर्वाचन प्रणाली संयुक्त रखी जाए। मुस्लिम लीग में इस रिपोर्ट के संबंध में मतभेद थे। एक पक्ष रिपोर्ट का समर्थन करता था, जबकि दूसरा पक्ष इसके विरुद्ध था, क्योंकि इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। लीग में रिपोर्ट विरोधियों का बाहुल्य था। जिन्ना के 14 सूत्र, जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने भारतीय राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए एक सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। उनके मतानुसार इस योजना में जो मांगें रखी गई थीं, उनसे कम पर कोई समाधान नहीं हो सकता। ये मांगें मुस्लिम लीग के सम्मुख प्रस्तुत की गई तथा लीग ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इन मांगों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है। स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बनाया जाए, वह संघात्मक हो तथा उसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में सन्निहित हों। समस्त विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। केंद्रीय विधानसभा में 1/3 संख्या अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हो। समस्त समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का आधार पृथक निर्वाचन प्रणाली हो, किंतु प्रत्येक समुदाय को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर ले। किसी भी विधानमंडल अथवा निर्वाचित संस्था को कोई भी ऐसा विधेयक अथवा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त न हो जिसका विरोध उसे समुदाय के 3/4 सदस्य इस आधार पर करे कि वह उनके हितों के लिए हानिकारक है। समस्त सरकारी नौकरियों में कार्यकुशलता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, विधियों तथा धार्मिक संस्थाओं की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त सुरक्षा एवं राजकीय सहायता उपलब्ध की जाए। केंद्रीय एवं प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम 1/3 सदस्य मुस्लिम समुदाय से लिए जाएं और भारतीय संघ की इकाइयों की सहमति के बिना केंद्रीय विधानसभा द्वारा संविधान में कोई संशोधन न किया जाए। पाकिस्तान के लिए लीग की मांग। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पाकिस्तान संबंधी धारणा प्रस्तुत की। उसने पश्चिमोत्तर भारत में एक सुसंगठित मुस्लिम राज्य की कल्पना की, किंतु इसको सुनिश्चित स्वरूप देने का श्रेय रहमत अली को जाता है। मार्च 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को ऐसी कोई संवैधानिक योजना स्वीकार नहीं होगी जो निम्नांकित मूल सिद्धांत पर आधारित न हो। आवश्यक हेरफेर के साथ भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाए कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान संख्या की दृष्टि से बहुलतम में हो उन्हें एक स्वतंत्र राज्य का स्वरूप दिया जा सके। लीग ने ये प्रस्ताव भी पास किया कि भारत छोड़ने से पूर्व ब्रिटिश सरकार भारत का विभाजन करके भारतीय संघ और पाकिस्तान का निर्माण कर दे। लीग की मांग का आधार उसका द्विराष्ट्र सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो समुदाय नहीं वरन दो राष्ट्र हैं। 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन करने के बजाय उसको कुचलने में शासन का साथ भी दिया। 1946 में जब आम चुनाव हुए तो लीग को अधिकांश मुस्लिम स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को ऐसी सफलता नहीं मिली थी।
अपनी इस भारी सफलता से उत्साहित होकर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए अपना आंदोलन उग्र कर दिया। जब मंत्रिमंडलीय योजना में पाकिस्तान निर्माण की बात स्वीकार नहीं की गई तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही का अवलंबन लिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में सांप्रदायिक उपद्रव, भड़क उठे और अराजकता की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस ने, जो विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थी, माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, जिसके अंतर्गत भारत को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में विभक्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन 1920-22। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में कई घटनाएं एवं कारण निहित थे। जनता में असंतोष और निराशा की भावना। 1914-18 के प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जनता ने जन और धन दोनों प्रकार से ब्रिटिश शासन की सहायता की। युद्ध के उपरांत भारतीय जनता यह आशा करती थी कि उसे भी उसके अधिकार प्राप्त होंगे तथा भारत में लोकतंत्र का उदय होगा। किंतु इसके विपरीत उनको द्वैध शासन मिला, जिसके अंतर्गत वास्तविक सत्ता ऐसे पार्षदों को प्राप्त हुई जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे तथा उत्तरदायी मंत्रियों को वो विभाग मिले जिनमें सदैव धन की कमी रहती थी। इतना ही नहीं, युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही सेना में छंटनी का काम शुरू हो गया था। इस छंटनी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेकारी के कारण जो आंदोलन संभावित था उसको दबाने के लिए सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए कितनी भी अवधि तक गिरफ्तार रख सकती थी। रॉलेट एक्ट संबंध में जो नारा देशवासियों में लोकप्रिय हुआ वह था न अपील, न वकील, न दलील। इसके कारण जनता के मन में घोर असंतोष और निराशा की भीषण भावना घर कर गई। जलियांवाला बाग कांड। जब गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेड़ा तो पंजाब की जनता ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में गांधी जी के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की। ये स्थान 3 ओर से मकानों की दीवारों से घिरा था तथा इसमें पहुंचने के लिए केवल एक प्रवेश द्वार था, जो इतना संकरा था कि इसमें से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। मार्शल लॉ प्रशासक जनरल डायर ने पहले तो जनता को इसमें प्रवेश करने दिया तथा जब ये स्थान पूर्णतया भर गया तो वह 100 भारतीय और 50 ब्रिटिश सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा। उसने जनता की भीड़ को स्थान करने की चेतावनी दिए बिना ही सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब सारी गोलियां समाप्त हो गईं तभी गोली चलना बंद हुआ। इस हत्याकांड के कारण भारतीय जनता में शासन के प्रति भीषण घृणा उत्पन्न हो गई। हंटर समिति रिपोर्ट। लोकमत के दबाव के कारण भारत सरकार ने जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही एक अधिनियम पास कर दिया, जिसके द्वारा कांड से संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें सजा देने से मुक्त कर दिया गया। जब समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसमें भी ब्रिटिश अधिकारियों के आचरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया। इसके कारण भारतीय जनता के मन में विद्रोह की भावना भड़क उठी। खिलाफत का सवाल। टर्की के सुल्तान को भारतीय मुसलमान अपना धर्म गुरु मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों के साथ था। भारतीय मुसलमानों के मन में ये शंका थी कि यदि जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों की पराजय हो जाएगी तो टर्की का विघटन कर दिया जाएगा। भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन ने यह आश्वासन दिया था कि खलीफा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किंतु युद्धोपरांत सरकार अपने वादे से मुकर गई तथा टर्की का विघटन कर दिया गया, जो मुसलमानों के मन में असंतोष का कारण बना। उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया, जो ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाने में सफल हुआ। असहयोग आंदोलन से संबद्ध नीतियां और कार्यक्रम। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से संबद्ध सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करना तथा उनके स्थान पर समानांतर राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित करना था। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे: सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों तथा सम्मान सूचक पदों का परित्याग करना एवं स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों का उन संस्थाओं से त्यागपत्र देना, शासकीय और अर्धशासकीय शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना तथा उनके स्थान पर समानांतर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना, नवीन विधान परिषदों के निर्वाचन का बहिष्कार करना तथा मतदाताओं द्वारा मतदान से इनकार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, सरकारी दरबारों में सम्मिलित होने से इनकार करना, वकीलों तथा विवादग्रस्त पक्षों द्वारा ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करना तथा उनके स्थान पर विवादों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना करना, सैनिकों, क्लिकों तथा कर्मचारियों द्वारा मेसोपोटामिया में कार्य करने से इनकार करना, चरखा चलाने और सूत काटने को लोकप्रिय बनाना, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना तथा अस्पृश्यता का अंत करना।
आंदोलन की प्रगति। जनता ने आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हजारों विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया। उनके लिए अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। बड़े बड़े वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी तथा अपने आप को राजनैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित कर दिया। अनेक लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियां त्याग दी तथा सम्मान सूचक पदों से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि कुछ उदारवादी नेताओं, जमींदारों तथा जागीरदारों ने निर्वाचन में भाग लिया, तथापि अधिकांश लोगों ने विधान परिषदों के निर्वाचनों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा जनता ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। आंदोलन यद्यपि अधिकांशतः शांतिपूर्ण रहा, तथापि हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं भी घटित हुई। उदाहरणार्थ, मलाबार जिले में मोपलाओं ने कानून का उल्लंघन किया तथा न केवल यूरोपियनों वरन हजारों हिंदुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया। इसी प्रकार 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई में उतरे तो उनके स्वागत के लिए आए हुए राजभक्तों तथा आंदोलनकारियों के बीच झगड़ा हो गया, पत्थरबाजी हुई और भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया। लेकिन हिंसा को चरमोत्कर्ष संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ, जहां 22 फरवरी 1922 को एक उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया तथा कुछ सिपाहियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी को यह डर लगा कि ऐसी घटनाएं देश के अन्य भागों में भी घटित हो सकती हैं, अतः उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। यद्यपि नेताओं तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इसका विरोध हुआ, तथापि इस संबंध में कोई ठोस काम न हो सका तथा आंदोलन समाप्त हो गया। स्वराज पार्टी। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में शून्यता आ गई। असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण कांग्रेस जनों के मन में कटुता उत्पन्न हो गई। उनके मन में उलझन और उदासीनता छा गई। राष्ट्र को ठोस कार्यक्रम और नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो उसे शून्यता से मुक्ति दिला सके। ये कार्य उन नेताओं ने किया जो गांधी जी के विधान परिषद बहिष्कार के कार्यक्रम से असहमत थे। कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। एक भाग असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता था, किंतु दूसरा भाग परिवर्तन का पक्षधर था। परिवर्तन के पक्षधर लोगों का कहना था कि विधान परिषद का बहिष्कार आंदोलन पूर्णतया विफल रहा। उदारवादी और प्रतिक्रियावादी निर्वाचन द्वारा विधान परिषदों में पहुंच गए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस अपने उद्देश्य में विफल रही। अतः परिवर्तनवादी कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन चाहते थे। वे चाहते थे कि बहिष्कार के स्थान पर कांग्रेस चुनाव लड़े तथा विधान परिषदों में पहुंचकर रंगावादी नीति अपनाए। प्रारंभ में अपरिवर्तनवादियों का बाहुल्य था, किंतु कालांतर में गांधी जी ने परिवर्तनवादियों को इस शर्त के साथ हरी झंडी दिखला दी कि वे कांग्रेस संगठन के अंग के रूप में चुनाव लड़ें। स्वराज पार्टी के उद्देश्य एवं कार्यक्रम। स्वराज पार्टी चुनाव के माध्यम से विधान परिषदों में पहुंचकर वहां से शासन के साथ असहयोग करना चाहती थी। यदि पार्टी को विधान परिषदों में बहुमत मिल जाता तो वह शासकीय विधेयकों को अस्वीकार कर देती, ताकि गवर्नरों को प्रमाणीकरण संबंधी अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता। इसी प्रकार वह शासन के द्वारा प्रस्तुत बजट को अस्वीकार कर देती, ताकि गवर्नरों को पुनः प्रतिष्ठा संबंधी अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए ये सिद्ध करना आसान हो जाता कि 1919 का भारतीय शासन अधिनियम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है। यदि पार्टी को विधान परिषदों में बहुमत न मिलता तो वह शासकीय विधेयकों और बजट को पास करने में अड़ंगे डालती। उसकी मान्यता थी कि उसकी ऐसी गतिविधियों से उदारवादी और प्रतिक्रियावादी शासन के साथ सहयोग करने की अपनी नीतियों में विफल हो जाएंगे। स्वराज पार्टी के कार्य एवं सफलता। पार्टी ने 1923 का चुनाव लड़ा और उसे केंद्रीय विधानसभा तथा बंगाल और मध्य प्रदेश की विधान परिषदों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। अन्य कई प्रांतों में उसे बहुमत तो नहीं मिला, किंतु वह एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के नेतृत्व में पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय विधानसभा में अन्य समूहों के साथ मिलकर पार्टी ने विट्ठल भाई पटेल को सभाध्यक्ष पद दिलाने में सफलता पाई। पार्टी की गतिविधियों के परिणामस्वरूप कांग्रेस जनों को एक अच्छा परिवर्तन मिला और कांग्रेस जनता की निगाहों में बनी रही। साइमन कमीशन और उसकी रिपोर्ट। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद अधिनियम के कार्यान्वित स्वरूप की जांच की जाए, किंतु शासन ने इस कालावधि के 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। चूंकि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता के लिए अपमानजनक माना और इसके बहिष्कार का निर्णय लिया। कमीशन से कहा गया था कि वह 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के व्यवहारिक स्वरूप की जांच करे तथा पता लगाए कि द्वैध शासन कहां तक सफल अथवा असफल हुआ।
उसे यह पता लगाने के लिए भी कहा गया कि व्यवहार में प्रतिनिधि मूलक संस्थाएं कहां तक सफल हुई तथा उन्हें उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर करना उचित होगा अथवा नहीं। जब कमीशन 7 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए और काले डांडे दिखाए गए। कमीशन जहां पहुंचा सब जगह उसके साथ यही व्यवहार हुआ। देश भर में व्याप्त असंतोष को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित समितियां भी कमीशन से संबद्ध रहेंगी। किंतु जनता इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। तब भी कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार थी: प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति तथा प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ, गवर्नरों और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की जाएं, मताधिकार का विस्तार इस प्रकार किया जाए कि जनता के 10 से 15% लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अल्पसंख्यकों का विशेष प्रतिनिधित्व कायम रखा जाए, केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किया जाए। कमीशन ने सुझाव दिया कि केंद्रीय विधानमंडल को संघीय सिद्धांत पर पुनर्गठित किया जाए जिसमें सभी प्रांतों का तथा उन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व हो जो प्रस्तावित संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो जाएं तथा संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के चुनाव परोक्ष रूप से हो। यद्यपि यह रिपोर्ट जनता को संतुष्ट न कर सकी तथा विभिन्न नेताओं ने इसकी बड़ी कटु आलोचना की, तथापि यही 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का आधार बनी। नेहरू कमेटी और उसकी रिपोर्ट। जब साइमन कमीशन ने ये चुनौती दी कि भारतीय नेता एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सब दलों को स्वीकार्य हो, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 29 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जिसे संविधान बनाने का काम सौंपा गया। कमेटी द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियां निम्नानुसार है: 1. तात्कालिक लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य होना चाहिए तथा शासन को पूर्णतया उत्तरदायी बनाना चाहिए। 2. भावी संविधान संघात्मक होना चाहिए जिसमें प्रांतों को यथासंभव अधिक से अधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिए। 3. सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए किंतु अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 4. सर्वसाधारण जनता की संप्रभुता को मान्यता मिलनी चाहिए। 5. संसद द्विसदनीय होनी चाहिए जिसका प्रथम सदन, प्रतिनिधि सदन, पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए तथा द्वितीय सदन, सीनेट, परोक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। 6. गवर्नर जनरल को संविधानानुसार काम करना चाहिए तथा उसको कार्यकारिणी परिषद में एक प्रधानमंत्री एवं 6 मंत्री होने चाहिए जिसे संविधान की व्याख्या करने तथा प्रांतों के बीच के विवादों को निपटाने की शक्तियां प्राप्त हो। इसके निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इस रिपोर्ट को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, तथापि जब इसका बारीकी से अध्ययन किया गया तो लगभग सभी दलों में इसको लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। कांग्रेस ने इसे इस शर्त पर स्वीकार किया कि उसे 31 दिसंबर 1929 तक पूर्ण रूप से बिना किसी हेरफेर के स्वीकार कर लिया जाए। यदि उक्त तारीख तक इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू कर देगी तथा अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर देगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32। साइमन कमीशन से संबंधित शासकीय क्रियाकलापों से कांग्रेस पूर्णतया असंतुष्ट थी। वह शासन के उस निर्णय से भी प्रसन्न नहीं थी जिसके द्वारा नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। गुजरात के किसानों में प्रांतीय सरकार के स्वेच्छाचारी शासन से अत्यधिक असंतोष, जिसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल आंदोलन चला रहे थे। इसी प्रकार बिहार में भी प्रांतीय सरकार की जबरदस्ती के कारण असंतोष था। जब कम्युनिस्ट नेताओं ने किसानों और मजदूरों का नेतृत्व संभाल लिया तो सरकार ने उन्हें जेलों में बंद कर दिया तथा उन पर षड्यंत्र के मुकदमे चलाए गए। परिणामस्वरूप गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक नए लोकप्रिय आंदोलन चलाने की आवश्यकता समझी। तदनुसार 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1919 के असहयोग आंदोलन के समूचे कार्यक्रम को अपना लिया गया। इसके अतिरिक्त नमक कानून तोड़ने का एक नया कार्यक्रम और आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जी ने मार्च 1930 में सुप्रसिद्ध दांडी यात्रा से किया। इस यात्रा में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र तक की 200 मील लंबी यात्रा 24 दिनों में पैदल चलकर पूर्ण की। इस दांडी यात्रा के दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी जी के साथ यात्रा में सम्मिलित हो गए। इस यात्रा के कारण भारत की सर्वसाधारण जनता में एक नवीन जागृति उत्पन्न हुई। प्रारंभ में भारत सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया,
किंतु कालांतर में जब ये यात्रा बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का अवलंबन लिया और भारत की सभी जेलें सत्याग्रहियों से भर गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जहां एक ओर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग ले रही थी, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में भी बहुत हलचल मची हुई थी। साइमन कमीशन की संस्तुति के अनुसार 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इससे भावी राजनैतिक सुधारों से संबंधित योजना की विवेचना करने के लिए सभी राजनीतिक दलों तथा कुछ प्रमुख भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, किंतु सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए गए और उन पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। गांधी-इरविन समझौता 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उपरांत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधीजी और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए। गांधीजी और लॉर्ड इरविन के बीच पत्र व्यवहार हुआ। परिणामस्वरूप दोनों के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। सरकार ने दमनकारी कदमों को वापस लेने तथा सत्याग्रहियों को मुक्त करने का वादा किया। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें गांधीजी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। यद्यपि गांधीजी की उपस्थिति से लोगों में काफी उत्साह था, तथापि सम्मेलन के सम्मुख विशेषकर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व पर काफी गंभीर मतभेद उभर कर आए। B.R. अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व पर जोर देते रहे, किंतु गांधीजी इससे सहमत नहीं थे। अंततोगत्वा यह मामला इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निर्णय पर छोड़ दिया गया। सांप्रदायिक निर्णय एवं पुनः समझौता। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व के पक्ष में निर्णय दिया तो गांधीजी ने इसका विरोध किया तथा वे आमरण अनशन पर बैठ गए। समूचा राष्ट्र इससे चिंतित हो उठा। अम्बेडकर और गांधीजी के बीच समझौते के प्रयास किए गए और इसका परिणाम पुनः समझौता के रूप में हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधीजी और अम्बेडकर संयुक्त निर्वाचन पर सहमत हो गए, किंतु इसके लिए प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक निर्णय में दी गई संख्या से दोगुने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित किए गए। अनुसूचित जातियों के जितने लोगों के नाम आम चुनाव की मतदाता सूची में थे, वे एक लघु निर्वाचन मंडल के रूप में गठित किए गए। प्रत्येक सुरक्षित स्थान के लिए लघु निर्वाचक मंडल द्वारा 4 प्रत्याशियों का एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचन होता था तथा उनमें से एक को संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता था। इस समझौते के बाद ही गांधीजी ने अपना अनशन तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ 1932-34। इसी बीच गांधीजी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। जहां एक ओर सत्याग्रही आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर सरकार दमन में व्यस्त थी। सांप्रदायिक निर्णय के परिणाम स्वरूप जब गांधीजी अनशन पर बैठे तो आंदोलन की गति कुछ मंद पड़ गई। गांधीजी ने अस्पृश्यता निवारण की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उनके अनुयायियों ने भी उनका अनुकरण प्रारंभ कर दिया। जब 1934 में बिहार में अकाल पड़ा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकाल राहत कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार धीमे धीमे सविनय अवज्ञा आंदोलन ठंडा पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय समस्या के हल के लिए भारत भेजा। उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों को स्वीकार्य नहीं थे। क्रिप्स की योजना की असफलता पर अधिकांश भारतीयों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी यह धारणा थी कि क्रिप्स को मूल रूप से इसलिए भारत भेजा गया था कि चीन और अमेरिका द्वारा ब्रिटेन पर भारतीयों की राष्ट्रीय मांगों को मनवाने का जो दबाव पड़ रहा था उसका प्रतिकार हो सके। ब्रिटिश सरकार विश्व को ये दिखाना चाहती थी कि भारत में सत्ता हस्तांतरण इसलिए संभव नहीं था कि उनमें किसी भी विषय पर कोई एकता नहीं थी। इस असफलता के परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में तीव्र क्षोभ उत्पन्न हो गया। देश का वातावरण निराशाजनक था तथा यदि राष्ट्रीय नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो यह आत्मघाती होता। अतः गांधीजी ने हरिजन में एक लेख के माध्यम से भारत छोड़ो से संबंधित अपने विचार देश के सम्मुख रखे। भारत छोड़ो प्रस्ताव। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने गांधीजी के इस विचार पर अपनी सहमति दे दी तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश शासन से मांग की गई कि वह परिणामों की चिंता किए बिना तत्काल बिना शर्त और पूर्ण रूप से भारत छोड़ दे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने आगामी संघर्ष का नेतृत्व तथा पथ प्रदर्शन करने का गांधीजी को आह्वान किया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मुख स्वीकारार्थ रखा गया। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए गांधीजी ने कहा कि अब करो।
या मरो का समय आ गया है तथा वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके जीवन का अंतिम संघर्ष होगा। ये प्रस्ताव 9 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन के सामने रखा जाने वाला था, किंतु इससे पूर्व ही 8 अगस्त 1942 की रात्रि में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण आंदोलन में तीव्रता आ गई। नेतृत्व के अभाव में जनता ने हड़तालों, जुलूसों एवं सार्वजनिक सभाओं का सहारा लिया। जनता की इन गतिविधियों को बुरी तरह से कुचल दिया गया। इसके कारण जनता कुपित हो गई और कहीं कहीं इसने हिंसक रूप धारण कर लिया। कांग्रेस के अंतर्गत गठित और कांग्रेस के ही एक अंग, कांग्रेस समाजवादी दल, ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की अपने ढंग से व्याख्या की तथा जनता के इस आक्रामक स्वरूप को और अधिक भड़काया। इसके जवाब में सरकार ने आतंकवादी शासन स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप हजारों लोग जख्मी हुए, हजारों मारे गए तथा हजारों को गिरफ्तार किया गया। 3 महीनों में सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सफल रही। आज़ाद हिंद फौज, जहां एक और भारतीय जनता भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत से बाहर भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस तथा उनकी आज़ाद हिंद फौज अपने ढंग से सक्रिय थी। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे कांग्रेसी थे जिनको कांग्रेस के अहिंसावादी कार्यक्रम में बहुत अधिक विश्वास नहीं था। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर के परामर्श से 1941 में वे भारत से छुपछुपाकर जर्मनी पहुंच गए। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के आमंत्रण पर वे आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के लिए जापान पहुंच गए। इस फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए की थी। 1943 में बोस ने स्वतंत्र भारत की एक स्थायी सरकार की स्थापना की, जिसे जापान, जर्मनी, फिलीपाइंस, कोरिया, चीन और आयरिश रिपब्लिक की सरकारों ने मान्यता प्रदान की। इसी बीच जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1943 में जापान सरकार ने इस द्वीप समूह का शासन सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस ने इन दोनों को क्रमशः शहीद और स्वराज्य नए नाम दिए। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों पर आक्रमण कर उन्हें ब्रिटिश चंगुल से मुक्त करा दिया, किंतु 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराए गए, जिसके कारण जापान को भी झुकना पड़ा। इस समाचार को सुनकर सुभाष चंद्र बोस ने, जो उन दिनों बैंकॉक में थे, हवाई जहाज से टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। उनका विमान फॉर्मोसा आधा दव पे छोटी ई की मात्रा पर समूह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा सुभाष चंद्र बोस का कोई अता पता नहीं मिला। युद्ध के उपरांत आज़ाद हिंद फौज, सहगल तथा कैप्टन ढिल्लों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसमें अन्य वकीलों के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी आरोपियों की ओर से वकालत की। इसकी वजह से न केवल सर्वसाधारण जनता वरन प्रतिरक्षा सैनिकों के मन में भी इस मुकदमे के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई तथा वे इन स्वतंत्रता सैनिक अधिकारियों की मुक्ति के पक्ष में हो गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने उन्हें मुक्त करना ही उचित समझा। इससे बदलते समय की आहट सुनाई पड़ती है तथा भारतीय फौज पर ब्रिटिश शासन की पकड़ ढीली होती दिखाई देती है। भारतीय वायुसेना तथा नौसेना में विद्रोह 1946 कुछ समय से भारतीय सैनिकों में अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कुलबुलाहट दिखाई पड़ रही थी। असंतोष इस सीमा तक बढ़ गया था कि 20 जनवरी 1946 को कराची में भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दी। कुछ दिनों में हड़ताल में सम्मिलित हुए नौसेना में इसका अनुकरण हुआ। नौसेना के लगभग 5000 कर्मचारी 19 फरवरी 1946 को हड़ताल पर चले गए। वे लोग अपनी छाती पर आज़ाद हिंद फौज के तमगे लटकाए हुए थे। बंबई में हड़तालियों ने अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। उन पर जब गोली चलाई गई तो उन्होंने गोली का जवाब गोली से दिया। तमाम अनुशासन समाप्त हो गया। ये ब्रिटिश शासन के लिए पर्याप्त संकेत था कि वह अधिक देर किए बिना शीघ्र भारत छोड़ दें। निष्कर्ष उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से गए तो यह विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों का सामूहिक परिणाम था, जो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से कार्यरत थे। यद्यपि यह सत्य है कि इसका अधिकांश श्रेय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है, जिसने इस दिशा में विशेषकर भारतीय राजनीति में गांधी जी के प्रवेश के उपरांत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथापि कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि उग्रवादियों, स्वराजवादियों, क्रांतिकारियों, आज़ाद हिंद फौज तथा वायुसेना एवं नौसेना के विद्रोहों की भूमिका भी नगण्य नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अपने व्यावहारिक आचरण से कुछ ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन्हें हम अपनी राष्ट्रीय थाती कह सकते हैं। ये आदर्श थे क शांति और अहिंसा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रधानतया शांतिपूर्ण और अहिंसक था। असहयोग,
सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह इसके प्रमुख साधन थे। हिंसा का सहारा लिए बिना विरोधी का मन जीतने का प्रयत्न किया जाता था। लोकतंत्र प्रारंभ से ही हमारा नेतृत्व भारत में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करता आ रहा था। उन्हें पूर्ण वयस्क मताधिकार पर पूर्ण विश्वास था। वे जाति, मत, क्रीड, वर्ण, लिंग, धर्म, प्रजाति तथा जन्म स्थान आदि में से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। वे मनुष्यों के अपरिहार्य मौलिक अधिकारों की मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। पंथ निरपेक्षता। हमारा नेतृत्व भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध था, किंतु उसकी पंथ निरपेक्षता की धारणा यूरोपीय देशों की धारणा से भिन्न थी। वह पंथ निरपेक्षता के धर्म विरोधी तथा हस्तक्षेप वाले स्वरूप से सहमत नहीं थी। वह सब धर्मों का समान रूप से सम्मान करता था तथा उसकी पंथ निरपेक्षता का आदर्श था सर्वधर्म समभाव। राष्ट्रीय एकीकरण। अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व भारत के लोग सौहार्द भाव से रहते थे। ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और शासन करो कुनीति का अवलंबन कर यहाँ सांप्रदायिकता के बीज बोए। हमारे नेता बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखते थे। वे समाज के सभी समूहों के राष्ट्रीय एकीकरण पर बल देते थे। हरिजनों का उत्थान। हमारा नेतृत्व सामाजिक समानता पर बल देता था। वह सामाजिक भेदभाव में विश्वास नहीं करता था। अस्पृश्यता निवारण कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग था। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ नामक संस्था स्थापित की तथा हरिजन नामक पत्र के माध्यम से वे अनुसूचित जातियों के हित में प्रचार करते थे। जीवन के संध्याकाल में वे हरिजन बस्तियों में ठहरा करते थे ताकि सभी देशवासी हरिजनोत्थान में उनका अनुकरण कर सकें। महिला मुक्ति। भारतीय राजनीति में गांधी जी के प्रवेश करते ही हमारे नेता महिला मुक्ति आंदोलन के कट्टर हिमायती बन गए। पर्दे में रहने वाली भारतीय महिलाओं को गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और हजारों भारतीय महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय सहयोग दिया। वे जेल गई तथा उन्होंने शासकों की लाठियों और गोलियों तक का सामना किया। कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन। चूंकि हमारे नेता गरीब किसानों और पिछड़े हुए लोगों के हितों के समर्थक थे, इसलिए वे कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना तथा उनके प्रोत्साहन का समर्थन करते थे। गांधी जी का चरखा कुटीर उद्योग धंधों का एक प्रतीक चिन्ह बन गया। ग्रामोद्योग और खादी का उपयोग हमारी स्वाधीनता संग्राम और गांधी युग की एक थाती है। ग्रामोत्थान। चूंकि भारत प्रधानतया गांवों का देश है, अतः हमारे नेता ग्रामोत्थान को अनिवार्य मानते थे। इसे कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया था। प्रजातिगत भेदभाव का विरोध। हमारे नेता प्रजातिगत किसी भी प्रकार के भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जो भी देश इस प्रकार के भेदभाव का विरोध करता था, उसका हमारे नेता समर्थन करते थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर सदैव एक दृढ़ नीति अपनाई। वे किसी भी प्रकार के विदेशी शासन के विस्तार का कट्टर विरोध करते थे तथा उन सभी देशों की जनता का समर्थन करते थे जो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति के लिए प्रयासरत थी। अनेकता में एकता। हमारे नेता सदैव राष्ट्रीय एकता के कट्टर समर्थक थे, किंतु वे विभिन्नताओं को सौंदर्य का आवश्यक अंग मानते थे। उनका विभिन्नत्व में अभिन्नत्व के सिद्धांत में विश्वास था। इसी आधार पर उन्होंने संघीय शासन प्रणाली का समर्थन किया।